नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इज़राइल का किस तरीके से पतन की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। इज़राइल के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को वो पूरा करने में असफल रहा है। किसी भी जगह उसको कामयाबी नहीं मिली और कल के जो उसका मिलिट्री ऑपरेशन था, उससे तो ईरान की पोज़ीशन और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले इस बात पे बात करते हैं कि आखिर ये क्यों फेल हो गया उसका मिशन। क्या इसी तरह का डिजाइन लगता है? ऐसा ही है कि वो एक मैसेजिंग थी, इसी तरह का डिजाइन किया हुआ था कि हल्का फुल्का अटैक कर दो। लेकिन इसराइल जो था 3 जगहों को खास तौर से टारगेट करना चाहता था। एक तो वो थी इनकी जो ईरान के पास फैक्ट्रियां हैं, डिफेंस, तीनों डिफेंस प्रोडक्शन सेंटर्स को वो टारगेट करना चाहता था। एक जहां मिसाइल, कहीं ड्रोन्स, कहीं दूसरी चीजें बनती थी। तेहरान, दूसरी तरफ खुजिस्तान और एक और एरिया में। ये लेकिन वहां पे कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। दूसरी बात ये कि इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ईरान के अंदर आके अटैक कर। उसके वजह ये थी 150 किलोमीटर की दूरी से इराक के अंदर से ये अटैक उसने किए थे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी जो वहीं से आई थी और फिर उसके अलावा जो दूसरे एयर टू सरफेस मिसाइल का जो इस्तेमाल किया था हवाई जहाज के माध्यम से, वो उन्हीं ने किया था। इराक से 100 जहाज लेके आए थे, जिसमें से फाइटर तो कम थे, बाकी उनको प्रोटेक्ट, उनकी हिफाजत के लिए जो इसमें ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो जहाज लाए गए थे या रिफुलिंग के लिए लाए गए थे। तो वो दूसरी तरफ ये भी हुआ कि ईरान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके माध्यम से वो इसको 70-80% इनके मिसाइल गिराने में कामयाब हो गया। उसके चलते हुए ईरान का ये प्रोग्राम दुनिया में मशहूर हो गया कि उन्हीं ने खुद बनाया था और वो उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी एक्टिव और काफी उसका पोटेंट माना जा रहा है। उसके ऊपर काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत से प्रोग्राम लोग दे रहे हैं कि ये कितना कामयाबी हो गई। डर इस बात का था इजरायलीज को कि कहीं ये F-16 और F-35 उनके बॉम्बर फाइटर्स जो हैं, प्लेन्स को कहीं ये गिरा न दे। अगर ऐसा होता तो फिर तो इन प्लेन्स के मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता। हालांकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बेहतरीन दुनिया के चंद अच्छे जहाजों में से एक भी गिर जाता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती। दूसरी बात ये भी है कि इस तरीके से अब जंग तो टल गई है बहुत समय के लिए, लेकिन ईरान ने एक चीज जरूर कही है कि उसका कहना यह है कि उसको इस पूरी बात का अधिकार है कि वो इसका बदला ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार। ये उन्हीं ने कहा है। हालांकि कोई बदला भी फिलहाल नजर नहीं आता लेगा। ये सिर्फ इसलिए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर ज्यादा अटैक्स होते हैं तो हिजबुल्लाह के डिफेंस में, ताकि वो फ्यूचर में इस बहाने आ सके, या सीरिया को लेके भी। वो खैर अभी कोई इस तरह की बातें नजर नहीं आती। दूसरी चीज ये भी थी कि हम बार बार कह रहे थे कि झगड़ा, ये अमेरिकन की पूरी कोशिश थी कि किसी भी सूरत से ईरान से इजराइल को बचा लो इस वार से। वार न होने पाए, वार बहुत बुरी होगी, क्षेत्र में फैल जाएगी, तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इकोनॉमी, इसलिए वो नहीं चाहिए। और वैसे ही करना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा निर्भरता है इसराइल की अमेरिका के ऊपर कि बगैर उसकी परमिशन के ये युद्ध, कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते। अब देखना यह है कि क्या गाजा और हिजबुल्लाह से इनका कोई, यानी हमस और हिजबुल्लाह से कोई समझौता, सीज फायर एग्रीमेंट होता। मुझको लगता है कि पॉसिबल है, उसकी भी संभावना नजर आती है। ऐसा लगता है, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन
या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहता है कि नए इस्टेब्लिशमेंट यानी नए इलेक्शन के बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके आने से पहले ये मसले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, ताकि जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात ये भी है, क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह के संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं। और पिछली दफे जो उनकी विजिट थी अमेरिका के विदेश मंत्री, आप समझ लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो इस बात को काफी जोर से वो कह रहे थे कि भाई इजराइल के सारे जो ऑब्जेक्टिव है पूरे हो गए। यही सिनवार जो उनका लीडर था सबसे बड़ा, अक्टूबर 7 में जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसकी हत्या हो गई। फिर हमस के दूसरे लीडर जो थे यही वो उनकी हत्या ईरान में हो गई। वो एक बड़ा अचीवमेंट इजराइल मानता है उस बात को। फिर उसके बाद ये है कि जो सैयद नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के बड़े लीडर थे और उनके साथ और बहुत से कमांडर्स जो थे उनको भी एक एक करके इन्हीं ने मार दिया। तो अमेरिका का कहना ये कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, अब तुरंत आप पीस सीज फायर की तरफ सोचने की बात करें। दूसरी बात ये भी है कि इस ईरान के बाद इजराइल के अंदर बहुत बड़ा विभाजन भी नजर आता है। उनके जो अपोजिशन लीडर है उनको ये पसंद नहीं आया, उनका कि कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए ऑपरेशन हुआ है। उसके अलावा ये भी है जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जो बहुत फार राइट कहा जाता है, जिनको मेरा मानना ही है कि वो तो आतंकवादी को भी मात कर रखा है, क्योंकि इजराइल की सेना उनके साथ है, तो जितनी पावर उनके पास है तो किसी उनकी पर्सनल सेनाएं भी इन लोगों ने बना रखी है जो वेस्ट बैंक के अंदर गदर मचाए रहती हैं, जुल्म जबर उठा रही है। उनका वो भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आते। क्या देखना यह है कि ये सरकार आने वाले समय में चला पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चला। हो सकता है कि अमेरिका चाहे कि इन्हीं के माध्यम से सीज फायर इन दोनों जगह कर दे, या इनको हटा के, अगर इनकी प्रेस्टीज है तो इनको जाना पड़ जाएगा। क्या होगा ये अमेरिका डिसाइड करे। इसलिए कि पब्लिक भी खुश नहीं है, इसलिए कि इजरायली पब्लिक वो चाहती तो थी, उसको कोई सिंपैथी फिलिस्तीनियों से या ईरानियों से नहीं है, मगर उसकी चिंता ये है कि ये अपने मिशन में नाकामयाब रहे। न तो ये हमास को खत्म कर पाए, एक साल से ज्यादा हो गया, और न ही हिजबुल्लाह तो उससे कहीं टफ फाइट दे रहा है। लगातार इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और उनके आर्मी हेडक्वार्टर हो या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुसाद, शिनबेत, इन सब की जगहों पे, ठिकानों पे उनके मिलिट्री असेट्स के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और फिर लगातार उनके अब और भी दूसरे टारगेट्स हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। नॉर्दर्न इजराइल में जो 60,000 लोग, ये कहते हैं, कुछ लोग कहना है नंबर इनसे कहीं ज्यादा है, उनको दूसरी जगह ले जाके बसाया है, उनको वापस भी ये नहीं लाने में असफल हो रहे हैं। और फिर ये है कि इनका एक जो प्लान है कि वो एक बफर जोन बनाएंगे साउथ लेबनान के अंदर, यानी जो उनका बॉर्डर जहाँ पे मिलता है लेबनान से, साउथ लेबनान से, वहां से लेके लितानी रिवर तक 10 किलोमीटर का रास्ता खाली करा। तो अब ये लग रहा है कि वहां पे वो भी सपना पूरा हुआ नजर नहीं आता। उसका कारण ये है कि हिजबुल्लाह इनको वहां पे टिकने नहीं दे रही। अगर बना भी लेंगे तो इनकी हत्याएं मारे बहुत जाएंगे, इनके लोग कास्ट बता जाएंगे उसके ऊपर। हिजबुल्लाह काफी सशस्त्र है, उसके पास वेपन्स भी हैं, और उसके पास एक लड़ाई लड़ने के लिए लोग भी तैयार हैं। अब ऐसा लगने लगा इनका जो प्रोग्राम था ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो एक सपना केवल नजर आता है। इसलिए कि अब मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेटर इजराइल बनाने में काम। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पब्लिक ओपिनियन जो है, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ हो गई। 140 से भी अधिक देश सीज फायर की बात करते हैं, और कहीं ज्यादा 150 के करीब या 130-140 देश चाहते हैं कि फिलिस्तीन को पूरी सिक्योरिटी, पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है, वो इस समय जो है उसका स्टेटस जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है। वो चाहते हैं कि पूरा इसको एक राज का दर्जा मिलना चाहिए।
और जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा फौरन बातचीत पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। ब्रिक्स तैयार हो गया है। ब्रिक्स के अंदर तकरीबन 80-90 देश और ज्वाइन करना चाहते हैं। जो मेंबर नहीं भी हैं वो भी जो ब्रिक्स की पॉलिसीज है उसको फॉलो करने की बात करते हैं, यानी लोकल करेंसी में ट्रेड करना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करना पश्चिमी देशों से। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि उनके जो मसले हैं वो आपस में बैठ के करें। इसलिए अमेरिका जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक उनके मसलों को हल नहीं करा पाई, चाहे पैलेस्टाइन का इशू हो या कुर्दिश इशू हो या दूसरे जितने भी इशू हो, वहां का हो, नॉर्थ कोरिया का हो, सैंक्शंस, रिजीम चेंज, ये सब पॉलिसी अब बिल्कुल फेल हो चुकी है। इससे बहुत नुकसान जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हो रहा है। और जिस तरीके की लड़ाइयां हुई हैं इराक और अफगानिस्तान में या सीरिया में या लीबिया में और सूडान में जो कुछ हो रहा है उन सब में कहीं ना कहीं, और इसके अलावा सोमालिया में, चाहे नाइजर, माली, कैमरून, ये बहुत से देश हैं जो कि सहल रीजन के हैं। इन सब जगहों पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, बहुत खराब हालात हैं। कहीं सिविल वॉर नहीं है तो इंस्टेबिलिटी है। इराक जैसे बड़े देश में या सीरिया के अंदर, उसमें भी वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं ये देश। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि जो वो है ब्रिक्स को एक बड़ी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी, इजराइल अपने साथ साथ अमेरिका को भी डुबोने पे तुला हुआ नजर आता है। अब देखना ये क्या अमेरिका इस बात को समझता है। इसलिए कि अभी तक तो अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया की जितनी भी इंटेलिजेंस हो या जितनी भी पॉलिसीज होती थी वो बेस करता था इजराइल के ऊपर। ये मुसाद में भी उनके लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइडर थे और उसका एक बहुत बड़ा रोल होता था पॉलिसी प्लानिंग में भी। जूइश लॉबी की जो स्ट्रेंथ है उससे भी अमेरिका काफी अब परेशान आ चुके हैं, काफी चिंतित नजर आते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल इस समय जो है वो वहां के सेनेट यानी कैपिटल हिल सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो भी प्रेसिडेंट होता है वो प्रो इजरायली पॉलिसी को प्रमोट करता है। उसके चलते हुए अमेरिकन हिट्स जो है वो नुकसान में आ रहे हैं। ये सारी चीजें वहां के ऊपर हो रही हैं, तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव भी आने की संभावना है। यूरोप अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या होगा। ये कुछ समय के अंदर हम देखेंगे कि इनके ऊपर काफी दबाव इजराइल पे आ सकता है पश्चिमी देशों से, पर कि अब ये सेटलमेंट करना पड़ेगा उनको। इसलिए कि इस समय जो रिएक्शन है अरब देशों का वो बड़ा विचित्र, बड़ा डिफरेंट नजर आता है। इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि ये लोग पूरी तरीके से इजराइल पर निर्भर थे कि इजराइल ही ईरान से इनको बचाएगा। अब इनको लगता है कि इजराइल ईरान से को नहीं कंटेन कर सकता, तो इनकी पॉलिसी ये है कि कोऑपरेट करो, मिलके करो, जो ईरान काफी समय से, और ये इनके यहाँ ये बदलाव काफी समय से आ चुका है। और ये लोग भी चाहते हैं कि अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। अमेरिका के जो उनकी सिक्योरिटी निर्भरता है उसको कम होना चाहिए, लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। और बहुत से देश सऊदी अरेबिया समेत इच्छुक हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के। बजाय ग्रेटर इजराइल बनने के, ईरान को कंटेन करने के लिए, कमजोर करने के लिए, रिजीम चेंज करने के बजाय उल्टा हो गया है बिल्कुल। इस समय ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर गया उस पूरे क्षेत्र में। और एक जो वो मैसेज दे रहे हैं ईरानियंस, वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई किसी भी अरब देश की जमीन पे उनकी कोई नजर नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और मिलकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इजिप्ट और जॉर्डन जो प्रो अमेरिकन, बहुत ही प्रो अमेरिकन रिजीम है, वो भी अमेरिकन एजेंडे को आगे बढ़ाने में असफल रही हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही। इजिप्ट के अंदर तो ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले स्कू हो जाए और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि नेशनलिज्म पूरे अरब देश में फैल गई है जब से गाजा के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। अरब जनता चाहती है कि सभी देश जो है, हुकूमतें जो है वो खुल के हमस का साथ दें। इनके आपस के भी टेंशन कम होते हुए नजर आते हैं।
गल्फ सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं, पांचों खड़ी के जेत्र आपस में उन्हीं ने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं और काफी अच्छे। तो ये एक इजराइल एक ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्या अमेरिका के ऊपर बड़ी लायबिलिटी के रूप में इमर्ज हो रहा है, और ये सभी जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव थे उसको पूरा करने में असफल। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों में आगे भी भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।